वो प्लग मिल ही गया जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ऐसे में वो प्लग के पास गया और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे किसने बंद किया म्यूजिक? कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वो उसे पहचान गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वो लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। जब अभिनव ने उस लड़के से उसकी पहचान के बारे में पूछा तो पहले तो वो लड़का उसे गुस्से में देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आखिर में उसकी मुस्कान हंसी में बदल गई और उसने कहा, भाई तुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? तुझे पता भी है तू किससे क्या सवाल पूछ रहा है? अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूं और ये तो मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं। जब मैं अंदर घुसा तो ये एक कंपनी लग रही थी, लेकिन अब ये लग रहा है क्लब। अभिनव उस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का भी अच्छे से इस बात को समझ रहा था। ऐसे में वो लड़का अभिनव के पास आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मंजीत नाम है मेरा और यहां किसी की औकात नहीं है कि वो मंजीत से ऐसी बात करे। अभिनव ने एक पल के लिए मंजीत को देखा और बोला, ओ तो हेड ऑफ द सेक्रेटरीज आप ही हैं मंजीत जी? जैसे ही पीछे खड़े लोगों ने अभिनव का सवाल सुना तो वो सभी जोर से हंसने लगे। खुद मंजीत ने भी अभिनव का कॉलर छोड़ा और वो भी उनके साथ मिलकर हंसने लगा। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, मुझे लगता है कि ये कोई न्यू ज्वाइनी है। अभिनव ये सुनकर उस लड़की को घूरते हुए देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उसे ये सवाल क्यों किया जा रहा था कि वो न्यू ज्वाइनी है या नहीं। तभी एक आदमी ने कहा, हाँ ये भी इसी तालाब की एक मछली है, और उसने एक शैंपेन की बोतल खोल ली। इसके बाद उस लड़की ने कुर्सी खींची और उस पर बैठकर बोला, मेरा तो ये आज का लास्ट है। तभी पीछे से एक और लड़की ने कहा, एक लास्ट मेरा भी बना दे। मैं तो ये वाइन पीऊंगा। इतने में एक लड़की ने वाइन की बोतल देखते हुए कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसे उठाने वाला था कि इतने में वो बोतल उसके हाथ से छूटी और नीचे गिरकर टूट गई। सब लोगों के मुंह से एक साथ निकला, अभिनव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। ऐसे में उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है और हेड ऑफ द सेक्रेटरीज कौन है? तुम्हें जानना है? इतने में अभिनव को अपने सवाल के जवाब में एक लड़की की मीठी सी आवाज सुनाई दी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मंजीत के साथ टेबल पर थी। अभिनव ने उसे देखते ही उससे नजरें फेर ली, लेकिन उसे उस लड़की से घिन आ रही थी। लेकिन उस लड़की ने अभिनव से कहा, ये तो तुम जानते ही हो कि ये मंजीत है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हेड ऑफ द सेक्रेटरीज से भी ऊपर है। अगर तुम्हें अपनी जॉब से पहले दिन फायर नहीं होना है तो ये जैसा बोले तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। इतने में मंजीत आगे आया और ताली बजाते हुए बोला, चलो गाइस, पार्टी इज ओवर और इस जगह की सफाई का काम मैं हमारे न्यू ज्वाइनी को हैंड ओवर करना चाहूंगा, ताकि हम कल फिर से एक साफ सुथरी जगह पर पार्टी कर सके। अभिनव ने मंजीत की आंखों में देखा और बोला, ठीक है, लेकिन जब तक मैं सफाई करके फ्री ना होऊंगा तब तक क्या आप सभी लोग ऑफिस में ही मिलोगे? नहीं, हमें अभी एक और पार्टी में जाना है। एक लड़की ने पीछे से कहा और जोर से हंसने लगा। उसके साथ बाकी लोग भी हंसते जा रहे थे। अभिनव ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, तो फिर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए,
मैं जरा दरवाजे से सफाई शुरू करता हूं। इतना कहते ही अभिनव तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और किसी का ध्यान इस बात पर नहीं था कि अभिनव क्या कर रहा था। उधर अभिनव दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने चाबी निकालकर अपनी जेब में डाली और फिर से उन लोगों की तरफ देखने लगा। इस बार ताली बजाने की बारी अभिनव की थी। अभिनव ने ताली बजाई और बोला, सो गाइस, अगर फन हो गया हो तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक लड़की ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? अभिनव ने मंजीत को देखा तो पाया कि वह अब किसी दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो अभिनव की बात तक नहीं सुनी थी। अभिनव मंजीत के पास आया और जैसे ही मंजीत उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखने वाला था, अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। लड़कियों की इज्जत करना सीखो सर, अभिनव ने ताना मारते हुए कहा और मंजीत का हाथ कसकर मरोड़ दिया। सारे लोग भागते हुए अभिनव की तरफ बढ़ने लगे। अभिनव ने मंजीत की गर्दन पर वार किया और मंजीत नीचे गिर गया। अभिनव के वार के बाद मंजीत को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब बाकी लोग अभिनव पर हमला करने वाले थे तो वहां खड़ी लड़कियां अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। अभिनव ने एक लड़के के पेट में लात मारी और दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक के बाद एक वो उन लड़कों को पीटता जा रहा था। कुछ देर के बाद उन सभी लड़कों की हालत खराब हो गई थी। अभिनव ने उनके शराब का नशा तो उतार ही दिया था, पर फिर भी वो लोग जमीन पर पड़े हुए थे। ये देख बाकी लड़कियों को भी भले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन बस उस एक लड़की के दिल को सुकून मिल रहा था जिसके साथ मंजीत ने जबरदस्ती की थी। जब अभिनव नहीं थका और उसने मंजीत पर हाथ उठाने की कोशिश की तो इतने में मंजीत ने घबराकर हाथ जोड़ लिए और अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। ना तो ये हेड ऑफ सेक्रेटरीज का ऑफिस है और ना ही मैं हेड ऑफ सेक्रेटरी से ऊपर हूँ। हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे, जैसे हर न्यू ज्वाइनी की खींचते हैं। मंजीत के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव ने अपना मुक्का रोक लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तब तक मंजीत अपने बाकी लड़कों की मदद से खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मंजीत अभिनव को बहुत ध्यान से देख रहा था। अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, मैं हूं तुम्हारा काल। खैर छोड़ो, आज के लिए इतना डोज काफी था। अब तुम और तुम्हारे ये सब चंगू मंगू मिलकर इस जगह को साफ करो। मुझे हेड ऑफ सेक्रेटरी से मिलने जाना है। अभिनव की ये बात सुनते ही लड़के बिदक गए। अभिनव उनके चेहरे पर चिढ़ साफ देख पा रहा था। ऐसे में उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें यह सब साफ नहीं करना है? हाँ, करना है। किसने कहा नहीं करना है? बिल्कुल करना है। अगर आपको और कुछ करवाना हो तो हमें वो भी बता दीजिए। इतने में मंजीत ने कहा। अभिनव ने मंजीत को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, इस हॉल में जो कुछ हुआ वो इस हॉल तक ही रहना चाहिए। बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुमने मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया था जो तुम बाकी नए लोगों के साथ करते हो। जैसा आप कहे भाई, मंजीत ने कहा। अभिनव उसे देख मुस्कुराया और बोला, अब कोई बताएगा कि हेड ऑफ सेक्रेटरीज का। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, मंजीत ने बीच में कहा, फिफ्थ फ्लोर पर है भाई, लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट। उधर अभिनव भी उन लोगों को छोड़कर फिर से लिफ्ट में आ गया था। वो 5वें माले पर उतरा और इस बार सीधा हेड ऑफ सेक्रेटरीज के ऑफिस में पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक मीठी सी आवाज आई, कमीन। अभिनव ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने देखा कि यह हॉल पिछले हॉल से भी ज्यादा स्पेशियस और दिखने में भी काफी सुंदर था। इतने में टेबल की उस तरफ से बैठी एक लड़की ने पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू? अभिनव ने जैसे उस लड़की को देखा तो उसे पहचान गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी रानी थी। ये वही लड़की थी जो उस दिन होटल में दिक्पाल से मिली थी।
अभिनव एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और बोला, जी मैं अभिनव शर्मा, मैं अकरम सर की कंपनी से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। मुझे यहाँ सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर हुई है। रानी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी टेबल पर रखा फोन उठाकर किसी को फोन मिलाते हुए बोली, हेलो जसप्रीत, कम टू माय कैबिन। इतना कहते ही रानी ने फोन रखा और अभिनव को देखते हुए बोली, जसप्रीत तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में भी समझा देगा और तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस ले जाएगा। डेस्क पर? लेकिन मैं तो यहाँ इस कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करने आया हूं, फिर वो मुझे कहीं और क्यों ले जाएंगे? अभिनव ने तुरंत कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डेस्क पर क्यों भेजा जा रहा था। इतने में रानी ने कहा, हाँ आई नो, लेकिन अभी कंपनी के पास काम कम और सेक्रेटरी ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें सेक्रेटरी तो नहीं रख सकती, पर हाँ हमारी ही एक सिस्टर कंपनी है जिसमें एक मैनेजर की जरूरत है, तुम वहां पोस्ट हो सकते हो। उधर जब अभिनव हैरान था तब इधर दिक्पाल भी अपने होटल की पर्सनल सूट में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे गुड़गांव में किसी को नहीं पता कि टाइगर दिखता कैसा है। उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने ईशांत खड़ा था। ईशांत वही लड़का था जिसने अनन्या को छेड़ने की कोशिश की थी और बाद में अभिनव से मार खाई थी। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ था। ईशांत ने वो फोटो तुरंत दिक्पाल को थमा दिया था। जैसे दिक्पाल ने उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था। दिक्पाल ने पहले घूरकर अभिनव की उस फोटो को देखा और फिर अपनी नजरें ऊपर करके ईशांत को घूरना शुरू कर दिया। इस फोटो में इसका पूरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है ईशांत? दिक्पाल की आवाज कपकपा रही थी। भले ही अभिनव का चेहरा अंधेरे की वजह से पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन गाड़ी के हेडलैम्प की लाल लाइट उसकी साइड प्रोफाइल से टकराकर उसके गुस्से को दर्शाने के लिए काफी थी। सर वो रात का टाइम था ना, इसलिए। ईशांत की बेबुनियाद सफाई सुनते ही दिक्पाल के तेवर और भी कड़क हो गए। तेरे मोबाइल में टॉर्च नहीं है या उससे जाकर दिन में नहीं मिल सकता था तू? दिक्पाल का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा, जिसके साथ ही सामने खड़ा ईशांत कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। शट अप एंड गेट आउट। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। सिर झुकाकर ईशान तुरंत ही होटल के उस कमरे से बाहर निकल आया। इसी वक्त दिक्पाल ने भी अपना पसीना पोंछते हुए सिगार जला ली। मतलब वो सच में आ गया है टाइगर। दूसरी ओर इसी टाइगर यानी अभिनव का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या प्रोटॉन में ही और कोई पोजीशन खाली नहीं है मैम? सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन आपकी स्किल सेट के लिए फिलहाल प्रोटॉन में कोई पोजीशन खाली नहीं है। आपके पास अभी सिर्फ इमेजिंग सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन है। अदरवाइज आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में काफी लोग लगे हुए हैं। रानी की बातों से अभिनव अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हुए जा रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो अपनी टाइगर वाली आइडेंटिटी दिखाकर तुरंत ही रानी को कंपनी से फायर कर दे, लेकिन फिलहाल समय ठंडे दिमाग से काम लेने का था। इसी ठंडे दिमाग से अभिनव ने सोचा कि रानी पर नजर दूसरी कंपनी से भी रखी जा सकती थी, लेकिन अगर उसे फिलहाल कोई जॉब नहीं मिलती तो कुछ हो भी नहीं पाता। ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर। गुड, वैसे भी मैनेजर की पोजीशन तो काफी अच्छी होती है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा और जसप्रीत को उसे ले जाने का इशारा किया। अपनी नई कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज पहुंचते ही अभिनव को पता चला कि वो असल में काफी छोटी कंपनी थी। उसे फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि रानी ने उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट इसलिए दे दी थी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का मैनेजर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिसन एवरीवन, मिस्टर अभिनव गढ़वाल ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है और यही तुम्हारे नए मैनेजर है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें इन्हें ही रिपोर्ट करना। गॉट इट? जसप्रीत ने इमेजिंग सिक्योरिटीज के सारे एम्प्लॉइज को एक साथ इकट्ठा करते हुए कहा, जिनकी तादाद मुश्किल से 50 भी नहीं थी। यस सर। सभी एम्प्लॉइज की आवाज गूंज उठी। अभिनव को भी महसूस हुआ
कि अब उसे कुछ कहना चाहिए था। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं प्रॉमिस करता हूं एक साथ मिलकर हम इस कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे। अभिनव ने जिस कॉन्फिडेंस से यह बात कही उससे पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी थी। हालांकि इस तरह का मोटिवेशन हर नया मैनेजर देकर जाता था, लेकिन कंपनी के स्टाफ को आज तक किसी में भी अभिनव जैसा जुनून महसूस नहीं हुआ था। वेरी नाइस, कीप इट अप। नाउ कोई प्लीज मिस्टर शर्मा को उनके कैबिन तक लेकर जाओ। मिस्टर शर्मा, मैं अब प्रोटॉन के लिए वापस निकलता हूं। नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिलाकर वहां से चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल लेकिन मीठी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चले? अभिनव ने पलटकर देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान लड़की पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पर नाम लतिका लिखा था। हाँ चलो। लतिका को फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चला गया। वही सभी एम्प्लॉइज अपने अपनी डेस्क पर वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सभी के चेहरे पर थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगों के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा था और उसमें आधी जगह तो उसके डेस्क ने ही ले रखी थी। अपनी चेयर पर बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अलायना का था। ठीक है लतिका, तुम अब जा सकती हो। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलायना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों काफी अच्छा फील होता है। एनीवेज, आज शाम फ्री हो? कुछ डिस्कस करना था। अभिनव को एक पल के लिए अजीब लगा कि आखिर अलायना उससे क्या डिस्कस करना चाहती थी। हाँ मैं फ्री हूं, लेकिन क्या डिस्कस करना है? कुछ बहुत स्पेशल। मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी। बाय। इससे पहले कि अभिनव कुछ और कह पाता, अलायना ने फोन रख दिया। कुछ ही देर में कई सारी फाइल्स का बंडल लेकर एक एम्प्लॉय अभिनव के कैबिन में आया। सर, ये कंपनी की सारी रिपोर्ट्स, कुछ मिसिंग लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, चलता हूं। अभिनव ने सिर हिलाया और उन फाइल्स को एक एक करके देखने लगा। घंटों बीत जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि ना सिर्फ कंपनी लॉस में थी, बल्कि नंबर्स में भी काफी घपलेबाजी थी। अभिनव ने डेस्क पर रखे टेलीफोन से सीधा अकाउंटेंट को लाइन पर लिया। मेरे कैबिन में आओ इमीडिएटली। कुछ ही मिनटों में अभिनव के कैबिन का दरवाजा बजा और एक लड़की अंदर आ गई। हेलो सर, माई सेल्फ मायरा। एक लड़की मुस्कुराते हुए आई। तुम हो अकाउंट से? अभिनव ने पूछा। नो, मैं ह्यूमन रिसोर्स से हूं। आपसे कुछ डिस्कस करना था। इसी वक्त मायरा के पीछे दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया। सर, माई सेल्फ जतिन, अकाउंट ऑफिस से। दरवाजे पर खड़े उस सूट पहने आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, तो तुम हो जतिन, कम इन। जतिन गेट लगाकर कैबिन के अंदर आ गया। उसे मैनेजर के कैबिन में देखकर मायरा समझ गई थी कि आज उसकी परेड निकलने वाली थी। डेस्क के उस तरफ बैठे अभिनव ने पहले उसके पूरे सूट को देखा और फिर हाथ में पहनी महंगी घड़ी को। नाइस वॉच, पर ये टाइम नहीं दिखाती क्या? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। जतिन काफी कंफ्यूज हो चुका था। नहीं, अगर टाइम बताती होती तो तुम्हें पता होता ना कि कंपनी के अकाउंट में अब सिर्फ इतना ही कैश है कि वो 2 हफ्ते और गुजारा कर ले। अभिनव ने एक फाइल जतिन के सामने फेंकते हुए कहा। नहीं नहीं सर, वो मैनेज हो जाएगा। जतिन की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने देखा कि अभिनव के पास वो फाइल्स भी पहुंच चुकी थी जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, कैसे होगा मैनेज? 5 करोड़ का माल बिका है, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए अभी तक आ पाए। बाकी के 4 करोड़ तुम अपनी जेब से देने वाले हो क्या? अभिनव अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मायरा भी उसकी ऊंची आवाज सुनकर 2 कदम पीछे हो गई। सर प्लीज काम डाउन, आप कुछ गलत समझ। जतिन उसे समझाने लगा, लेकिन अभिनव ने उसकी एक नहीं सुनी। शट अप, यू आर फायर्ड जतिन। सर प्लीज फायर मत करो सर, प्लीज। जतिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा था, पर अभिनव ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया।
गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं गार्ड्स को कॉल कर दूंगा। अभिनव की फटकार सुनते ही सिसकते हुए जतिन ऑफिस से बाहर जाने लगा। अभिनव को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए टाइगर जैसा गरजना ही पड़ता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद अभिनव की नजर मायरा पर पड़ी, जो एक कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। मायरा, राइट? मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, और अब साथ ही एक अकाउंटेंट की पोजीशन भी खाली है। दोनों के लिए ओपनिंग्स डाल दो और इंटरव्यू की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो। ओके? श्योर सर, मायरा ने तुरंत ही अलर्ट होकर जवाब दिया। वैसे तुम्हें भी कुछ डिस्कस करना था ना? अभिनव ने पूछा। यस सर, वो एक्चुअली सेल्स टीम की कंप्लेंट है। एक बड़ा क्लाइंट मिला है, लेकिन उसे जितनी सप्लाई चाहिए उतने हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है। मायरा ने धीरे से कहा। व्हाट डू यू मीन नहीं है? तो मैन्युफैक्चर करो ना। अभिनव ने नोटिस किया कि मायरा के होठों पर एक और प्रॉब्लम रेडी थी। सर, फंड्स नहीं है ना, हमें तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट भी हाथ से गया तो कंपनी भी जाएगी। मायरा के मन में जो सच दबा था वो उसने हिचकिचाते हुए कह डाला। रिपोर्ट्स को देखने के बाद अभिनव को भी कंपनी की ये बुरी हालत पता हो गई थी, लेकिन लोन का नाम सुनते ही उसे काफी अजीब लगा। लोन के लिए क्यों अप्लाई करना है? मैं हैंडल कर लूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।